नमस्कार दोस्तों। स्टोरी शॉर्ट चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको ले जाएगी घने जंगलों के उस वीरान कोने में, जहां हर पेड़, हर झाड़ी और हर सन्नाटा किसी अनसुने रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठा है। यह कहानी है एक पुराने डाक बंगले की, एक रहस्यमय गुमशुदगी की और उस खूंखार बाघ की जो रात के अंधेरे में इंसानों के दरवाजों तक आ पहुंचा। जहां एक रेंज अफसर और उसका सहायक डर और साहस के बीच फंसकर मौत से आमना सामना करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद है जंगल की डरावनी कहानियां, खूंखार जानवरों के सच्चे किस्से और रहस्य से भरी रोमांचक दास्तानें, तो अभी स्टोरी शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ऐसी कहानियां कितनी पसंद हैं। क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा सच जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमय और खतरनाक दास्तान, जिसका नाम है डाक बंगला भाग दूसरा। दोस्तों, जहां पर पहला भाग खत्म हुआ था, वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब रेंज अफसर एडवर्ड हॉकिंग और उनका सहायक रामचरण दोनों रात में डाक बंगले पर रुके और सोने की तैयारी करने लगे, तभी अचानक उनके दरवाजे पर किसी जानवर ने खरोंचे मारना शुरू कर दिया। मुख्य दरवाजे के उस पार खड़ा वह खूंखार जानवर लगातार अपने तेजधार पंजों से लकड़ी को कुरेद रहा था। हर खरोंच के साथ दरवाजा हल्का सा कांप उठता और उसी कंपन के साथ एडवर्ड और रामचरण के दिल भी जोर जोर से धड़कने लगते। अंधेरे कमरे के भीतर दोनों सांस रोके खड़े थे, आंखें उसी दरवाजे पर जमी हुई थी, जैसे अगले ही पल वह टूट जाएगा और मौत उनके सामने आ खड़ी होगी। गुर्राहट की भारी आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी पड़ जाती, और हर बार वह आवाज उनकी रगों में बर्फ सी ठंड घोल देती। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि बाहर कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर और खूंखार बाघ खड़ा था, जो इंसानों की मौजूदगी से खिंचकर यहां तक आ पहुंचा था। एडवर्ड हॉकिंग ने जिंदगी में कई जंगल देखे थे, कई आदमखोर जानवरों का सामना किया था, मगर ऐसा पल उसने कभी नहीं जिया था। पहली बार कोई बाघ उसकी शरणगाह के दरवाजे पर खड़ा होकर भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर अनुभव ने उसे संभाले रखा। उसने धीरे से राइफल उठाई, नाल दरवाजे की ओर तानी, उंगली ट्रिगर पर टिकाई और मन में यही ठान लिया कि अगर दरवाजा टूटा तो वह बिना देर किए गोली चला देगा। मगर अंधेरे में निशाना न दिख पाने का डर उसे रोक रहा था। उधर रामचरण का चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे, सांसें तेज थीं। उसने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और धीमी आवाज में बोला कि यह दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, और अगर बाघ ने जोर लगाया तो कुंडी टूट जाएगी और वह सीधा उन पर झपट पड़ेगा। कुछ देर तक यही हाल रहा। बाहर बाघ गुर्राता रहा, सांसों की गर्मी दरारों से भीतर आती रही और पंजों की खरोंच डरावनी आवाजें करती रही। अजीब बात यह थी कि वह पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। सर्द रात में भी दोनों पसीने से भीग चुके थे, रोंगटे खड़े थे और हर सांस के साथ यही डर था कि अगले ही पल मौत दरवाजा तोड़ देगी। तभी अचानक सारी आवाजें थम गई। न गुर्राट, न खरोंच, न सांसों की आहट, बस भयानक सन्नाटा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना हिले डुले खड़े रहे। रामचरण ने फुसफुसाकर कहा कि शायद बाघ चला गया हो। एडवर्ड ने राइफल नीचे की, मगर मन का डर और बढ़ गया। आधे घंटे तक सन्नाटा रहा और तभी पीछे से एक भारी गुर्राहट गूंजी, जो कभी पास कभी दूर से सुनाई देती। रामचरण को लगा दो बाघ है, मगर एडवर्ड समझ गया कि ये वही एक बाघ था जो पूरे बंगले के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। यही बात सबसे डरावनी थी। शाम को कहीं पंजों के निशान नहीं थे, फिर ये अचानक क्यों आया और दरवाजे पर ही हमला क्यों किया? अब रामचरण को भी लगने लगा कि यह साधारण बाघ नहीं है, बल्कि किसी खास मकसद से आया है। एडवर्ड गहरी चिंता में डूब गया। घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे और बाघ अब भी बाहर था। उसने कहा कि दरवाजे से भारी चीज सटा दो। दोनों ने मेज और संदूक अड़ा दिए और फिर कान लगाकर हर आवाज सुनने लगे। गुर्राहट कभी बाईं ओर, कभी पीछे से आती,
और लगता जैसे कोई साया पूरे बंगले के चारों ओर घूम रहा हो। उस ठंडी अंधेरी रात में कोहरे और जंगल के बीच फंसे उस अकेले डाक बंगले में दोनों को एहसास हो चुका था कि वे सिर्फ एक बाग से नहीं बल्कि किसी अनजाने रहस्यमय खतरे से जूझ रहे हैं, और ये रात अभी बहुत लंबी होने वाली थी। जब एडवर्ड हॉकिंग और उनके सहायक रामचरण को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह खूंखार बाघ आखिर डाक बंगले के आसपास ही क्यों मंडरा रहा है, तब एडवर्ड के मन में एक बात बार बार उभर रही थी कि इस पूरी घटना में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो अभी उनकी आंखों से छुपा हुआ है। कोई ऐसा राज जो सामने आने से पहले ही उन्हें भीतर ही भीतर बेचैन कर रहा था। दोनों गहरी चिंता में डूबे हुए थे। नींद और लगातार बने तनाव ने उनके शरीर को थका डाला था, लेकिन डर ऐसा था कि चाहकर भी वे आंखें बंद नहीं कर पा रहे थे। पलकें भारी हो चुकी थी, मगर नींद कोसों दूर थी। बाहर का सन्नाटा और भीतर की धड़कनों की आवाज दोनों मिलकर उस रात को किसी सजा से कम नहीं बना रहे थे। तभी उस भारी खामोशी को तोड़ते हुए रामचरण ने बहुत धीमी आवाज में कहा, साहब, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? शायद थोड़ा सुकून मिल जाए। एडवर्ड ने पल भर सोचा और सिर हिलाकर हामी भर दी। उसे भी लगा कि जागे रहना ही बेहतर है, क्योंकि न जाने वह बाघ फिर कब लौट आए। हैरानी की बात यह थी कि बाहर अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, न गुर्राहट, न सांसों की आहट, बस कोहरे और जंगल का बेहाल सन्नाटा। रामचरण ने कांपते हाथों से चूल्हे में आग जलाई, सूखी लकड़ियां सुलगाईं और जल्दी जल्दी चाय चढ़ा दी। उधर एडवर्ड लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ा पीछे टिक गए, राइफल को कसकर अपनी गोद में थाम लिया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। शायद थके दिमाग को थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन हर पल उसे यही डर खाए जा रहा था कि कहीं वही बाघ अचानक फिर से दरवाजे पर ना धमके। कुछ देर बाद रामचरण गर्मा गर्म चाय लेकर लौटा और बहुत धीमे स्वर में बोला, साहब, चाय तैयार है। एडवर्ड ने आंखें खोली। रामचरण ने कांपते हाथों से सामने रखी मेज पर कप रखा। एडवर्ड ने कप उठाया, भाप उड़ाती चाय की हल्की सी चुस्की ली, जैसे उस गर्म तरल में कुछ हिम्मत तलाश रहा हो। फिर रामचरण ने भी अपने लिए चाय ली और दोनों बिना बोले कप हाथ में लिए बाहर की ओर कान लगाए बैठे रहे। हर हल्की सी हवा की सरसराहट पर दिल उछल जाता, हर सन्नाटा किसी अनहोनी का संकेत लगता। ठंड और कोहरे में लिपटी उस घनी रात में जंगल किसी डरावने सपने की तरह उनके चारों ओर फैल गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे समय बहुत धीमी चाल से चल रहा हो, हर मिनट घंटों में बदल रहा हो। चाय पीते हुए भी दोनों के हाथ कांप रहे थे, होंठ मुश्किल से हिलते थे और बात भी इतनी धीमी आवाज में कर रहे थे कि बाहर खड़ा कोई शिकारी उनकी सांसों की भनक तक न पा सके। कुछ देर बाद एडवर्ड ने चाय खत्म की और घड़ी की ओर देखा। कांटों ने 3 बजने का इशारा किया, यानी सुबह होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे थे। तभी उसके मन में यह बात और साफ हो गई कि भूरा के गायब होने का सच अब सुबह होते ही उसके गांव जाकर ही सामने आ सकता है। उसने तय कर लिया कि सूरज निकलते ही वह और रामचरण सीधे भूरा के गांव रवाना होंगे। लेकिन एक चिंता अब भी उसके दिल को कचोट रही थी, इस तरह किसी बाघ का इंसानों के इतना पास आना। एडवर्ड ने जिंदगी के कई साल इस जंगल में बिताए थे और वह अच्छी तरह जानता था कि साधारण बाघ इंसानी आबादी से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। अगर कोई आदमखोर बन भी जाए तो वह छुपकर अकेले इंसान पर घात लगाता है, कभी इस तरह खुद को जाहिर नहीं करता। मगर यह बाघ तो न साधारण था, न आदमखोर जैसा। ये जानबूझकर सामने आया था, दरवाजे पर पंजे मारे थे, जैसे किसी खास मकसद से यहां पहुंचा हो। यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। अब उसके सामने 2 रहस्य थे, भूरा का अचानक गायब हो जाना और इस अजीब रहस्यमय बाघ का डाक बंगले के इर्द गिर्द मंडराना। और इन दोनों रहस्यों को सुलझाने की जिम्मेदारी उसी पर थी, क्योंकि भूरा वन विभाग का कर्मचारी था और उसके इस तरह गायब होने का जवाब अंत में एडवर्ड को ही देना था। इसी सोच में डूबा वह कुर्सी पर थोड़ा सीधा हुआ। रामचरण ने धीरे से कहा, साहब, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं यहीं आपके पास बैठा रहूंगा।
एडवर्ड ने थकी आवाज में कहा कि अब बस सुबह होने का इंतजार है, और कुर्सी पर बैठे बैठे आंखें मूंदने की कोशिश करने लगा। बाहर जंगल अब भी चुप था, बहुत ज्यादा चुप, जैसे किसी आने वाली अनहोनी से पहले सांस रोके खड़ा हो। जंगल की उस ठंडी सिहरन भरी रात में डाक बंगले के भीतर टिमटिमाती लालटेन भी जैसे थक चुकी थी। उसकी धीमी सी लौ बार बार कांपती और दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। कुर्सी पर बैठे एडवर्ड को पता ही नहीं चला कि कब उसकी पलकों ने हार मान ली और थके शरीर के साथ उसकी आंख लग गई। उसकी राइफल अब भी उसकी गोद में ही टिकी हुई थी, उंगलियां कसकर ट्रिगर के पास जमी हुई थीं, जैसे नींद में भी वह किसी अनदेखे खतरे के लिए तैयार हो। बाहर बाघ की गुर्राहट अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी, लेकिन यह खामोशी ही सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। कभी कभी दूर कहीं से उल्लू की तीखी चीरती हुई आवाज गूंज उठती, और उस आवाज के साथ ही रामचरण के शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ जाती, जैसे किसी ने ठंडी उंगलियां उसकी रीढ़ पर फेर दी हों। फिर कभी बहुत दूर जंगल की गहराइयों से सियार की लंबी करुण पुकार सुनाई देती, जो उस वीरान डाक बंगले को और ज्यादा सुनसान और डर से भरा हुआ बना देती। रामचरण अब अकेला ही जाग रहा था। आंखें लाल हो चुकी थीं, पलकें भारी थी, मगर डर उसे सोने नहीं दे रहा था। दरवाजे की लकड़ी की दरारों से भीतर घुसती ठंडी हवा की सरसराहट हर पल उसे ऐसा महसूस करा रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा सांस ले रहा हो, जैसे किसी भारी शरीर की परछाई अभी भी दरवाजे के पास मंडरा रही हो। हर हल्की सी आवाज पर वह चौकन्ना हो जाता, दिल जोर जोर से धड़कने लगता और निगाहें अनायास ही दरवाजे पर टिक जातीं। इसी बेचैनी में बैठे बैठे जाने कब उसकी गर्दनें कोर डलकी, आंखें बोझिल हुई और अनजाने में उसकी भी नींद आ गई। कुछ वक्त यूं ही बीत गया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हरकत के, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई घोड़ों की घबराई हुई हिनहिनाहट गूंज उठी। वह आवाज इतनी अचानक और तीखी थी कि दोनों झटके से नींद से उछल पड़े। दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया हो, सांसें अटक गई और आंखों में फिर वही पुराना डर लौट आया। घोड़े लगातार बेचैन होकर पैर पटकने लगे थे, जैसे उन्होंने फिर किसी अनदेखे खतरे की गंध पाली हो। और उसी पल डाक बंगले के भीतर खड़े एडवर्ड और रामचरण को एहसास हो गया कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई है, और शायद वह खूंखार साया अब भी कहीं बहुत पास ही छिपा बैठा है। तभी एडवर्ड हॉकिंग ने थकी हुई आंखों से घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। उसने कान लगाकर बाहर की ओर ध्यान दिया तो पहली बार रात की उस डरावनी खामोशी टूटी हुई महसूस हुई। अब कहीं कहीं से पंछियों की हल्की चहचहाट सुनाई देने लगी थी। दरवाजे की लकड़ी की दरारों से भीतर हल्की हल्की सफेद रोशनी फिसल रही थी, जो आने वाले दिन की आहट दे रही थी। एडवर्ड और रामचरण दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए और कान लगाकर बाहर की हर हरकत सुनने लगे। बाहर से घोड़ों की बेचैन हलचल साफ सुनाई दे रही थी, कभी खुरों की थाप, कभी हल्की हिनहिनाहट, जैसे वे सुबह होने के साथ चारे और पानी का इंतजार कर रहे हों। लेकिन रामचरण की आंखों में अब भी रात का डर बाकी था। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, जंगल में सुबह का वक्त भी कम खतरनाक नहीं होता। कई बार जानवर इसी वक्त सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं। जब तक पूरा उजाला ना फैल जाए, बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। एडवर्ड ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। उसे भी यही महसूस हो रहा था कि अंधेरे और रोशनी के इस बीच का समय सबसे चालाक और जानलेवा हो सकता है। दोनों ने बेचैनी के साथ लगभग 1 घंटा और इंतजार किया, जब तक कि सूरज की किरणें पूरी तरह जंगल पर फैल न गई और चारों ओर साफ उजाला न हो गया। तब एडवर्ड ने धीमे मगर सख्त स्वर में रामचरण से कहा, तुम धीरे से दरवाजा खोलना, मैं राइफल लेकर आगे रहूंगा। पहले अच्छे से देखेंगे कि कहीं आसपास वह बाघ तो नहीं छिपा है। रामचरण ने कांपते हाथों से कुंडी खोली और दरवाजे को बेहद धीरे धीरे खिसकाया। उसी पल एडवर्ड ने अपनी राइफल दरवाजे की ओर तान ली, उंगलियां ट्रिगर पर कस गई और सांसें थामकर वह बाहर झांकने लगा।
दरवाजा पूरी तरह खुलते ही दोनों बहुत सावधानी से बाहर निकले और चारों ओर नजर दौड़ाई। हर झाड़ी, हर पेड़, हर कोने को ऐसे देखते हुए जैसे किसी भी पल वहां से मौत निकलकर सामने आ जाएगी। और उस खामोश सुबह में बाहर निकलते ही दोनों को सर्द हवा का तीखा झोंका लगा। सुबह की ठंड अपने पूरे असर में थी और हल्की हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी, जिसकी वजह से कुछ गज से ज्यादा दूर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धरती अभी भी रात की नमी से भीगी हुई थी। तभी एडवर्ड की नजर नीचे मिट्टी पर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया। मिट्टी में बड़े बड़े गहरे पंजों के निशान साफ उभरे हुए थे, इतने विशाल कि देखकर ही समझ आ जाता था कि यह कोई साधारण बाघ नहीं बल्कि असाधारण आकार का दैत्याकार जानवर था। निशान हर दिशा में फैले थे, मानो रात भर वह डाक बंगले के चारों ओर चक्कर काटता रहा हो। एडवर्ड देर तक उन्हें घूरता रहा, जैसे उन निशानों में ही रात की पूरी दहशत छिपी हो। उधर रामचरण ने घोड़ों के तबेले का दरवाजा खोला, बोरे में रखा चारा निकालकर उनके सामने डाल दिया और फिर भीतर जाकर जल्दी जल्दी चाय बनाई। कुछ ही देर में वह बरामदे में रखी कुर्सी के पास गर्म चाय रख गया। एडवर्ड वहीं खड़े खड़े आसपास के धुंध भरे जंगल को देखते हुए चाय और हल्का नाश्ता करने लगा, मगर उसकी आंखों से अब भी चौकन्नापन नहीं गया था। रामचरण ने धीमे स्वर में पूछा, साहब, क्या बाघ कहीं दूर चला गया होगा? एडवर्ड ने हल्की हां में सिर हिलाया, शायद, मगर दोनों के चेहरों पर रात का डर अब भी साफ झलक रहा था। वही जंगल जो कुछ घंटे पहले मौत की आहट से कांप रहा था, अब पंछियों की चहचहाट से गूंज रहा था। लेकिन उस मासूम सी आवाज के पीछे छिपी दहशत अब भी हवा में तैर रही थी। करीब 2 घंटे बाद जब धुंध छूट गई और वातावरण कुछ साफ हुआ, तो 8 बजे रामचरण ने घोड़ों को चलने के लिए तैयार कर लिया। तब तक एडवर्ड ने डाक बंगले के चारों ओर एक चक्कर लगाया और हर कदम के साथ रात की भयावह यादें फिर ताजा होने लगीं। हर तरफ बाघ के पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे उसने पूरी इमारत को अपने घेरे में ले रखा हो। कुएं के पास तो मिट्टी कुछ इस तरह धंसी हुई थी कि साफ समझ आता था। वह बाघ यहीं बैठकर देर तक निगरानी करता रहा था। एडवर्ड की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। फिर भी वह किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह बाघ कहीं और से खदेड़ा गया होगा, भटकते भटकते इस सुनसान जगह पर आ पहुंचा हो और अब इस इलाके को अपना नया क्षेत्र घोषित करने आया हो। शायद इसी वजह से वह पूरी रात डाक बंगले के आसपास मंडराता रहा था, अपने हक का ऐलान करता हुआ। मगर भूरा का गायब होना और दरवाजे पर किया गया हमला, ये सब अब भी किसी गहरे रहस्य की तरह उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी रामचरण की आवाज आई, साहब, घोड़े चलने के लिए तैयार है। एडवर्ड ने आखिरी बार डाक बंगले की ओर देखा, फिर दरवाजा बंद किया और उस पर ताला लगा दिया, मानो उस रात की दहशत को वहीं कैद कर रहा हो। उसके बाद दोनों घोड़ों पर सवार हुए और धीमे धीमे भूरा के गांव की ओर बढ़ चले पड़े। जंगल की पगडंडी पर धीरे धीरे बढ़ते हुए एडवर्ड हॉकिंग और रामचरण हर कदम पर आसपास की झाड़ियों, पेड़ों की डालियों और जमीन को इस तरह ध्यान से देख रहे थे, मानो मिट्टी पर पड़ा कोई भी छोटा सा निशान उन्हें भूरा की किस्मत का सुराग दे सकता हो। दोनों की निगाहें बार बार रास्ते के किनारे टिक जाती। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कहीं कोई चप्पल, फटा हुआ कपड़ा या संघर्ष का कोई चिन्ह मिल जाए, लेकिन हर बार केवल सूखी पत्तियां, कांटेदार झाड़ियां और जंगली फूल ही नजर आते। ठंडी हवा के साथ जब अचानक कोई झाड़ी हिलती या सूखे पत्तों की सरसराहट होती, तो दोनों के दिल जोर से धड़क उठते, जैसे अभी अभी उसी झाड़ी से कोई अनदेखा खतरा निकल पड़ेगा। करीब 1 घंटा इसी बेचैनी में चलते रहने के बाद उन्हें दूर से कुछ चौपड़ियां दिखाई दी और चूल्हों से उठता हल्का सा धुआं आसमान में घुलता नजर आया। वे भूरा के गांव की हद में पहुंच चुके थे। गांव में कदम रखते ही अजीब सी खामोशी उनका स्वागत करने लगी। रामचरण ने एक आदमी से भूरा के घर का पता पूछा, तो उसने बिना कुछ बोले एक छोटे से कच्चे घर की ओर उंगली उठा दी,
दोनों ने घोड़ों को एक पेड़ से बांधा और आगे बढ़ गए। जैसे ही गांव वालों की नजर एक अंग्रेज अफसर और उसके साथ आए सहायक पर पड़ी, हर तरफ फुसफुसाहट फैल गई। कुछ आंखों में डर था, कुछ में उत्सुकता। रामचरण ने भूरा के घर के सामने खड़े होकर आवाज दी, भूरा भूरा। मगर जवाब में दरवाजा खुला और सामने उसके बूढ़े मां बाप आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। जब रामचरण ने पूछा कि क्या भूरा घर पर है, तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और बोले, वह तो डाक बंगले पर होना चाहिए। महीने में बस एक बार ही घर आता है, तनख्वाह मिलने पर। और ये कहते कहते उन्होंने जोड़ दिया कि इस महीने के आखिर तक भी वह नहीं आया, इसलिए उन्हें लगा कि शायद अभी उसे वेतन नहीं मिला होगा। इन शब्दों ने जैसे एडवर्ड और रामचरण के भीतर बिजली गिरा दी। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उनके सामने सबसे मुश्किल सवाल खड़ा था, क्या वे इन बूढ़े मां बाप को सच बताएं या बिना किसी सबूत के इस डरावनी आशंका को अपने दिल में ही दबाए रखें। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एडवर्ड ने हल्के से रामचरण को इशारा किया कि यहां से चलना ठीक रहेगा। दोनों बिना कुछ कहे पीछे हटने लगे। तभी पीछे से मां बाप की आवाज आई, क्या वह डाक बंगले पर नहीं है? रामचरण ने हिम्मत जुटाकर कहा, सुबह हम वहां गए थे, दिखाई नहीं दिया, शायद आसपास ही कहीं होगा। और यह कहकर दोनों तेजी से अपने घोड़ों की ओर बढ़ गए। उसी वक्त गांव का प्रधान भी आकर एडवर्ड के सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर उसने कांपती आवाज में बताया कि कुछ दिनों से एक भयानक बाघ रात में गांव के चक्कर लगा रहा है। उसकी गुर्राहट से पूरा इलाका दहल उठता है। 2 मवेशी उठा चुका है और अब शाम डलते ही पूरा गांव दरवाजे बंद करके सहमा बैठ जाता है। सुबह सुबह बड़े बड़े पंजों के निशान हर तरफ मिलते हैं और अब जंगल में जाने से लोग डरने लगे हैं। उसकी बात सुनते हुए एडवर्ड का दिल और भारी हो गया। उसने प्रधान को भरोसा दिलाया कि वह इस बारे में जरूर कुछ करेगा और फिर दोनों घोड़ों पर सवार होकर वापस डाक बंगले की राह पकड़ ली। रास्ते भर भूरा के बूढ़े मां बाप के शब्द एडवर्ड के कानों में गूंजते रहे। रामचरण भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था, मन ही मन सोचता हुआ कि यह जंगल आखिर कौन सा खतरनाक खेल खेल रहा है। बिना सच बताए लौट आना दोनों के दिल पर बोझ बन चुका था। एडवर्ड अब भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे न बाघ का मकसद समझ आ रहा था, न भूरा के गायब होने का रहस्य। करीब 1 घंटे बाद जंगल की उसी वीरान पगडंडी से गुजरते हुए एडवर्ड, हॉकिंग और रामचरण फिर से डाक बंगले के सामने आ पहुंचे। वही पुराना बरामदा, वही बुझी बुझी दीवारें और चारों ओर फैला रहस्यमय सन्नाटा। लेकिन इस बार उस जगह की खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। जैसे ही दोनों घोड़ों से उतरे, एडवर्ड की निगाह अनायास ही जमीन पर पड़े उन पुराने पंजों के निशानों पर चली गई जिन्हें सुबह देखा था। ठंडी हवा के झोंके के साथ सूखे पत्ते सरसराए और एक पल के लिए दोनों को लगा मानो वही बाघ अभी भी कहीं आसपास ही छिपा बैठा हो, हर हरकत पर नजर रखे हुए। वे धीरे धीरे भीतर आए और बरामदे की कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल खामोश रहे। न जाने कितनी बार एडवर्ड ने जंगल की ओर देखा, जैसे अंधेरे पेड़ों के पीछे से कोई जवाब निकल आएगा, भूरा के गायब होने का, बाघ के अचानक प्रकट होने का, या इस जगह पर मंडराते अनजाने खतरे का। लेकिन चारों ओर बस सन्नाटा था। अब साफ हो चुका था कि यहां रुककर वे कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। न कोई निशान, न कोई गवाह, न कोई ऐसा सुराग जिससे भूरा की किस्मत का पता चल सके। गहरी सांस लेते हुए एडवर्ड ने थके स्वर में कहा कि अब उन्हें सच को टालना नहीं चाहिए। चाहे जितना भी डरावना क्यों न हो, भूरा के इस तरह गायब होने की खबर वन दफ्तर को देनी ही पड़ेगी। ये उसकी जिम्मेदारी थी, एक रेंज अफसर होने के नाते और एक इंसान होने के नाते भी। रामचरण ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर डर, अफसोस और बेबसी तीनों एक साथ झलक रहे थे। दोनों समझ चुके थे कि यह मामला अब उनके बस का नहीं रहा और जिस रहस्य ने इस डाक बंगले को जकड़ लिया था, वह अब पूरे जंगल तक फैलने वाला है।
तो दोस्तों, इसी मोड़ पर आकर आज की ये कहानी यहीं पर रुकती है। लेकिन याद रखिए, असली सच अभी सामने आना बाकी है। भूरा कहाँ गया, डाक बंगले पर हमला किसने किया, और क्या वह बाघ सिर्फ एक जानवर था, या फिर इस जंगल में कोई और भी रहस्य छिपा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे तीसरे और अंतिम भाग में। अगर आप जानना चाहते हैं कि भूरा की किस्मत का सच क्या था, बाघ का असली मकसद क्या था, और एडवर्ड हॉकिंग इस रहस्य से जिंदा निकल पाएगा या नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, ताकि जैसे ही आए इस कहानी का फाइनल पार्ट सबसे पहले आप ही देख सके। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूले, क्योंकि अगला भाग सिर्फ डरावना नहीं होगा, बल्कि इस पूरे रहस्य का आखिरी सच लेकर आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी बहुत जल्द तीसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।